और आइए अब बात करते हैं 2024 के चुनाव और उससे पहले होने वाली तैयारियों और रणनीतियों की। जैसे जैसे 2024 चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे विपक्ष और सत्ता पक्ष की तैयारियां तेज होने लगी हैं। पटना के बाद बेंगलुरु में एक बार फिर 26 दल 2 दिनों के लिए जमा हो रहे हैं। वहीं एनडीए का कुनबा भी बढ़ने लगा है। कल एनडीए के पुराने 24 और नए 5 दलों की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। तो देखिए किस तरह से ये जो बैठकें हैं उनका दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में बैठक होने वाली है। बीजेपी के एनडीए के दलों की भी, पुराने 24 और 5 नए दल, उनकी भी बैठक होगी। तो वहीं आज कर्नाटक में इकट्ठा हुए हैं तमाम विपक्षी दल। विपक्षी एकजुटता एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का सामना करने के लिए एक बार फिर कर्नाटक में इकट्ठा हुए हैं। देखिए हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 गुट जो तैयारी कर रहे हैं एक दूसरे का सामना करने की, ऐसा लगता है। एक तरफ बेंगलुरु में तैयारी की जा रही है, कर्नाटक में बैठक है, आज मुलाकात होगी, रात में डिनर का आयोजन भी है। पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है नेताओं के। विपक्ष के तमाम नेता बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में कल एनडीए के घटक दलों की और पुराने सहयोगियों की बैठक होगी। तो 2024 का पावर टेस्ट है ये, एनडीए की बैठक और दूसरी तरफ विपक्ष की बैठक। एक बैठक दिल्ली में तो दूसरी बैठक बेंगलुरु में। कितने कितने दल साथ में हैं वो भी आइए बता देते हैं। 24 पुराने दल और 5 नए दल, यानी 29 दल एनडीए के हैं। 16 और 10 नए, 16 पुराने 10 नए दल, 26 दल ये विपक्ष के साथ जो दल दिखाई दे रहे हैं इस समय, वो आंकड़ा है। लोकसभा में सांसद कितने हैं वो भी देख लीजिए तस्वीर। एनडीए के 323 सांसद हैं, तो विपक्ष के जो अभी दल एक साथ दिखाई दे रहे हैं उनके सांसदों को मिलाएं तो 141 हैं। अब कोशिश यही है कि वो 333 से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 141 से अपने आंकड़े को आगे बढ़ाना चाहता है विपक्ष भी, और उसी के लिए एकजुटता है। अब देखिए किस तरह से एनडीए की जो बैठक है उसमें कोशिश ये होगी कि 16 राज्यों में सरकार बनाई जा सके। वहीं विपक्ष की बैठक में 11 राज्यों में जो सरकारें हैं वहां पर उनको मजबूती दी जाए और आगे बढ़े। लेकिन आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं जो बेंगलुरु से आ रही है। अब आपको बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक पर एक्सक्लूसिव खबर बताते हैं। आपको बताते हैं कि इस बैठक में क्या प्रस्ताव आ सकते हैं, यानी कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, कौन से मुद्दे हैं जिन पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये बनाया जा सकता है, क्योंकि इन तमाम दलों को एक साथ रखना एक बड़ी चुनौती है। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाने का प्रस्ताव पास हो सकता है। मोदी के खिलाफ मुद्दों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी पास हो सकता है, क्योंकि सब एक साथ मुद्दों के आधार पर ही अभी तक आना चाहते हैं। 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस जनता करने का प्रस्ताव भी है। 2 से 3 ग्रुप बनाए जाने का प्रस्ताव सामने हो सकता है। सीटों के राज्यवार बंटवारे पर भी चर्चा का प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है। यूपीए नाम बदलने पर कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, नीतीश के संयोजक बनने पर कांग्रेस को ऐतराज नहीं है, यानी ये दोनों काम हो सकते हैं। चर्चा के लिए एक सब ग्रुप बनाने का प्रस्ताव भी सामने आ सकता है। तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये तमाम प्रस्ताव हैं जो लाए जा सकते हैं, जिन पर चर्चा होगी। TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत बेंगलुरु से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। विक्रांत, ये जो तमाम जानकारियां मिल रही हैं कि ये तमाम प्रस्ताव जो सामने आ सकते हैं, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको सामने लाने में या चर्चा करने पर काफी समय लग सकता है। तो क्या संकेत मिल रहे हैं, कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें ले आया जाएगा और कुछ ऐसे जिन पर चर्चा होगी? देखिए, इन सभी प्रस्तावों पर चर्चा होगी। गठबंधन का नाम क्या हो, गठबंधन का स्वरूप क्या हो, सब ग्रुप कितने बनाए जाएं, एक सब ग्रुप ऐसा हो जो ये तय करे किन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी है, किन मुद्दों पर आंदोलन करना है, किन मुद्दों पर बात नहीं करनी है। और इस बैठक के बाद जो कल बैठक खत्म होगी उसके बाद राज्यवार सीटों के बंटवारे को लेकर एक सब ग्रुप बनाए जाने की बात है। नीतीश कुमार को संयोजक का प्रस्ताव है, उस पर सहमति बन जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा होगी। जिन पर सहमति बन जाएगी उस पर मुहर लगा दी जाएगी, और जिन पर सहमति
सहमति नहीं बन पाएगी उसको आगे के लिए चर्चा के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये तो अहम बात हुई। लेकिन जो दूसरी बात सुमायरा सबसे अहम है कि जो बातें आप विपक्षी दल कह रहे हैं हम इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा, लेकिन जो नहीं हो पा रहा है वो बड़ा है। एक तो ये कि बंगाल में कैसे कांग्रेस, तृणमूल और लेफ्ट साथ में आएंगे, और दूसरा माफ़ कीजिएगा, पंजाब और दिल्ली में किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी के बीच सीटों का बंटवारा होगा। जैसे अभी हमने सीताराम येचुरी से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2004 में हम कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, 61 सीटें हम जीते थे, 57 सीटें कांग्रेस को हराई थी, उसके बाद भी हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई और 10 साल सरकार चली। तो ऐसे ही बंगाल में लेफ्ट, कांग्रेस और सेकुलर पार्टियां मिल करके बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा बयान दिया है सीताराम येचुरी ने TV9 भारतवर्ष से। तो ये एक अहम सवाल है जो आप कह सकते हैं कि अभी शुरुआत में भले ही दिख रहा हो कि सब कुछ ठीक ठीक है, लेकिन जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भी नजर आएंगी। क्योंकि विक्रांत बने ना, आप हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती है कि राज्यवार जहां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जमीन टटोलते हैं, वहां कैसे साथ में होंगे। देखिए हम लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि क्या तस्वीर अभी तक दिखाई दे रही है। देखिए बेंगलुरु में मीटिंग हो रही है, ये सेकेंड राउंड में होगी। ये क्या जो मीटिंग है वो पहले भी हो चुकी है, अब जो ये सेकंड राउंड है इसमें क्या फाइनल सेटिंग हो जाएगी? क्या वो तमाम मुद्दे जो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह हैं या वो मुद्दे जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है उन पर किसी तरह की कोई सहमति बनेगी? क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो फिर एकजुटता नहीं दिखाई देगी। लेकिन विपक्ष की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा है। 2024 की इस बारात का दूल्हा कौन है, बीजेपी ये पूछ रही है। बीजेपी लगातार यही सवाल पूछ रही है। अवसरवादी गठबंधन किस हद तक जाएगा, ये सवाल भी पूछा गया। दिल्ली को बाढ़ में छोड़कर केजरीवाल बेंगलुरु जा रहे हैं, ये भी आरोप लगाया बीजेपी ने। बंगाल हिंसा पर कांग्रेस और लेफ्ट चुप क्यों है, बीजेपी की तरफ से बड़े सवाल उठाए रविशंकर प्रसाद। में त्रासदी है, बाढ़ से लोग परेशान है, पीने का पानी नहीं, छोड़कर क्यों गए केजरीवाल जी, क्यों गए? ममता जी ने इतना बड़ा लोकतंत्र की हत्या करवाई, कांग्रेस पार्टी क्यों खामोश है? ग्राम पंचायत के चुनाव मैं देख के आया हूं, सीताराम येचुरी सीपीआई क्यों खामोश है? और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। इसे कहते हैं अवसरवादी गठबंधन, जनता का हित साइड में, अपना हित पहले। और दूसरी तरफ मोदी जी की अगुवाई में देश कहां से कहां पहुंचा है। क्या फ्रांस, क्या अबू धाबी, क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या ऑस्ट्रेलिया, देश ने देखा है ना। वो तो कह रहे हैं विपक्ष एकजुट होकर 24 में मोदी को और बीजेपी को रोकेगा। इस बारात का दुल्हा कौन है, ये मैंने पहले सवाल के साथ फिर कर रहा हूं। मैं सुन रहा हूं कर्नाटक से राहुल गांधी को लाओ, इसकी आवाज आ रही है। नीतीश बाबू आपका क्या हाल है? अखिलेश बाबू, ममता दीदी, केजरीवाल जी, ऑल पीएम इन वेटिंग। ये देश देवेगौड़ा गुजरात से बहुत आगे निकल गया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आनंद भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। उन्होंने ही कुछ समय पहले बात करी थी रविशंकर प्रसाद से। आनंद, तमाम जो मुश्किल मुद्दे हैं विपक्षी एकजुटता के, उन पर तंज कसा रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाया कि ये वो तमाम मुद्दे जिन पर बोलना चाहिए नहीं बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते हैं। लेकिन क्या ये भी स्वीकारा कि कल वो भी बैठक कर रहे हैं, वो भी अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जब लड़ाई बड़ी हो और ऐसे में जब 2024 जैसी सियासी लड़ाई हो तो सभी जो दल होते हैं या जो विरोधी होते हैं वो अपनी सेना और सेनापति को एकजुट करते हैं, अपने साथी को जुटाते हैं। यही काम दोनों गठबंधन कर रहे हैं। और आपने गौर किया होगा कि जो बीजेपी ने हाल ही में जो नए गठबंधन में सहयोगी जोड़े हैं वो महाराष्ट्र, यूपी और बिहार से आते हैं। और ये वो 3 स्टेट हैं जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का की जो लोकसभा की टैली थी वो लगभग सैचुरेटेड थी, सैचुरेशन के लेवल पर थी। यानी कि इन्होंने जो मैक्सिमम सीटें हैं उसमें से ज़्यादा सीटें लगभग इन्होंने जीती थी। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि इन तीनों राज्यों में अगर ये अपना पुराना रिकॉर्ड दोहराते हैं तो इनके लिए 2024 की लड़ाई आसान हो जाएगी। और यही वजह है कि इन्होंने जो नए सहयोगी बनाए हैं, जीतनराम मांझी हो या फिर जो उपेंद्र कुशवाहा हो बिहार में, या फिर यूपी में निषाद पार्टी पहले से इनके साथ है, ऊपी राजभर को इन्होंने जोड़ा है, महाराष्ट्र में इन्होंने शिंदे ग्रुप को जोड़ा है और साथ ही अजित पवार गुट को जोड़ा है। तो इन तीनों राज्यों में इन्होंने छोटे छोटे दलों को इनकी जो कमी थी उसको दूर करने की कोशिश की। और यही वजह है कि बीजेपी अब
अपने जो विरोधी गठबंधन है उसमें लूप होल है, उनके गतिरोध है और जो आपसी उनके जो मनमुटाव है। बने रहे आप हमारे साथ। जो जिस बैठक का हम जिक्र कर रहे हैं उसी के बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं। कल दिल्ली में एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक है। कल की बैठक से पहले आज जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। एनडीए गठबंधन की बैठक पर जानकारी देंगे जेपी नड्डा, यानी किन मुद्दों के आसपास होगी ये बैठक, कौन कौन शामिल हो रहा है, ये जानकारी तो सामने आ चुकी है। गठबंधन में शामिल दलों और कार्यक्रम की जानकारी देंगे, यानी कौन कौन शामिल हो रहा है और क्या कार्यक्रम होगा ये जानकारी देंगे। बेंगलुरु की बैठक से पहले विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर मोर्चा खोल दिया है। आपको सुनाते हैं कैसे जयराम रमेश, संजय राउत, रामगोपाल यादव और राघव चड्ढा इस बैठक को लेकर उत्साहित हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक तो एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। आज बैठक शुरू हो तो अपने अपने दलों को एक साथ जोड़कर, अपने अपने विचारधाराओं के साथ जोड़कर अपने अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। 2024 की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। विक्रांत आपका भी और आनंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।